हेलो स्टूडेंट्स, देखिए सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम के लिए फिजिक्स की ये रिवीजन सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। कल मैंने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लिए एक थ्योरेटिकल पॉइंट्स का पूरा प्रॉपर रिवीजन आपको 35 मिनट्स का दिया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। जानेंगे कल जो सीखा क्या उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, ये आज अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुद सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर करवाइए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज मीन्स, तो कल भी मैंने समझाया था कि कोई भी बॉडी है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सब में होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स का काउंट ज़्यादा है प्रोटॉन्स की तुलना में। तो ये ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है इट हैज़ ओनली नेगेटिव चार्जेस। नहीं, ऐसा नहीं होता, प्रोटॉन्स भी होंगे। पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज बाय द नेगेटिव चार्ज। नहीं, अगर न्यूट्रलाइज होता तो वो न्यूट्रल हो जाती। quantity of negative charge present is more than the quantity of the positive charge present. yes, तो ये ऑप्शन ही सबसे बेटर दिख रहा है। फोर्थ ऑप्शन भी आप रीड करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिख रहा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एक प्लास्टिक की रॉड है जिसको फर से रब किया है, एक ग्लास की रॉड है जिसको सिल्क से रब किया है, तो क्या होगा? तो एक ग्लास रॉड और सिल्क में तो आपको पता है सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आता है और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव आता है और फर के ऊपर पॉजिटिव आता है। तो अगर प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड को पास में लाएंगे तो एक पे नेगेटिव है और एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेकंड पेज देखिएगा इस चैप्टर का एनसीईआरटी पे, ये बहुत डिटेल्ड डिस्कशन वहाँ पे है। अगर आपको डाउट है तो एनसीईआरटी का पेज 2 आप देख सकते हैं। फिर देखिए, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई, मतलब वही क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ये अपने को पता है। दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये अपने को पता है, मिलिकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिलिकन ने दिया था इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेटल प्लेट टू गिव इट अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁷ कूलम। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे और है, क्वेश्चन आता है मैं तो साथ के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहें तो पॉज मार के पहले खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद वीडियो को प्ले करके अपने सोल्यूशन को चेक करिए। तो यहाँ पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन्स हटाएं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेटल प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो अगेन अभी जो ऊपर सीखा था Q इज एनी, तो Q गिवन है तो N का मतलब वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा Q/E। Q इज 1 × 10⁻⁷, E आपको पता है क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको ऊपर ले जाए तो 10⁻12/1.6 हुआ। तो इसको ज़्यादा बेटर है आप ऐसे लिखिए 10 × 10⁻11 अपॉन, यहाँ पे अगर अपन करके देखें डिवाइड बाय 1.6। तो 16 की टेबल अगर आपको आती है 16 6 96, तो इट वुड बी 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻11। तो पावर से जाएंगे केवल, सो ऑप्शन है 6.25 × 10⁻11। खुशी खुशी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन चार्जिंग अ न्यूट्रल बलून व्हाट विल हैपन टू इट्स साइज। देखिए जो भी बलून आपका इस तरह से आप चार्ज करोगे तो व्हाट विल हैपन, देखिए अगर लेट से मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज इस बलून के सरफेस पे है, ये एक दूसरे को नापसंद करते हैं। तो अपने रिपल्शन के कारण इनकी टेंडेंसी खुद के बीच गैप बढ़ाने की होगी, जिसके कारण ये बलून के साइज को हमेशा बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि साइज बढ़ेगा तभी इनका डिस्टेंस बढ़ेगा और ये रिपल्शन कर रहे हैं तो ये चाहेंगे कि हम दूर दूर हों। तो इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा जब भी न्यूट्रल बलून को कुछ चार्ज करेंगे तो इट साइज टेंड्स टू इंक्रीज, ये चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, 3 चार्ज हैं +3Q +Q और एक कैपिटल Q जिसका साइन नहीं गिवन है, एक सीधी लाइन पे इक्वल सेपरेशन पे रख दिए हैं, मतलब अगर ये गैप D है तो ये भी D है। क्वेश्चन यही कह रहा है, इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन स्मॉल q टू बी 0 व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q। अब देखिए किस पे अपने को फोर्स 0 करना है, स्मॉल q पे। तो यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आपको पता है दो जने इसको दुखी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इसका फोर्स तो इस पे राइटवर्ड्स ही आएगा। सो दिस F(Q) ड्यू टू 3Q, ये मुझे पता है राइटवर्ड्स ही आएगा। अब अगर इसको बैलेंस करना है तो डेफिनेटली इस कैपिटल Q के कारण फोर्स लेफ्टवर्ड्स आना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों के बीच भी ये देखिए उसकी तरफ फोर्स लग रहा है, उससे अवे जा रहा है। आपको दिख रहा है कैपिटल Q + Q पे अवे फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच भी क्या हो रहा है, रिपल्शन है। और रिपल्शन है इसका मतलब दोनों पे साइन ऑफ चार्ज सेम होना चाहिए, मतलब दोनों पे साइन सेम होना चाहिए। और अगर साइन सेम है तो अब क्या करेंगे अपन, साइन सेम है मतलब पॉजिटिव ही होगा, तो ये दो ऑप्शन तो अड़ गए। अब केवल अपने को क्या करना है, डिस्टेंस सेम है, फोर्स को भी सेम करना है, तो डेफिनेटली चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तभी ये Q पे Q का फोर्स बैलेंस आउट होगा उससे। तो डिस्टेंस सेम है, उसी चार्ज पे लग रहा है, तो Q की वैल्यू भी +3Q ही होनी चाहिए। तो साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये +3 के कारण राइटवर्ड्स है तो इसके कारण लेफ्टवर्ड्स होना चाहिए। लेफ्टवर्ड्स का मतलब रिपल्सिव है, रिपल्सिव है मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज है। ये इजीली आप बोल सकेंगे। अगला, एक इलेक्ट्रॉन को आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजा है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ दे रखा है, एक्सेलरेशन क्या होगा? तो भाई मुझे बताया कोई भी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो फोर्स का एक्सप्रेशन था QE। तो एक्सेलरेशन मुझे पता है, न्यूटन अंकल कह के गए, दैट इज फोर्स अपॉन मास। उसी से जाएं, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो अभी साइन को तो साइड करें। Q का मैग्नीट्यूड E है तो E टाइम्स E अपॉन M, और ये M आपको पता है किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। तो E तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 9.1 इन 10⁻6 अपॉन मास। मास आपको पता है क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg ऐसा यूनिट्स में। तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या आ जाएगा बेटा? 1.6 पावर्स को आप अगर रीअरेंज करेंगे तो इट वुड बी 10⁻18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट वुड बी अ ह्यूज एक्सेलरेशन फॉर दिस टाइनी लिटिल इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। कल आपको ये फॉर्मूला मैंने कहा था याद ही रखना है। तो इनफाइनाइट चार्ज शीट के कारण फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज σ/2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, ऐसी एक और रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर कंडक्टर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो इनफाइनाइट वायर लैम्डा वाला हो तो सीधा सीधा आपको रट्टा लगवाया था, E क्या होगा? 2k लैम्डा बाय आर। और k को अगर आप क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। तो ये अपने आप आपका बन रहा है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। गो विथ ऑप्शन डी, डायरेक्टली आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, the spatial distribution of the electric field due to two charges A and B is shown in figure. Which one of the following statements is correct? सबसे पहले फोटो को प्यार से देखो। A पे लाइन आ रही है या जा रही है? तो आपको समझ आएगा A से लाइंस जा रही है। इसका मतलब क्लियर कट A से लाइंस जाती है, मतलब दैट इज पॉजिटिव। B पे देखिए लाइंस जा रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं? दे आर टर्मिनेटिंग ऑन B, दैट मीन्स B इज नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है? तो इतना क्लियर है कि A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। सेकंड भी रिजेक्ट हो गया, केवल एक ही बच रहा है, A इज पॉजिटिव B इज नेगेटिव। प्लस मैंने कहा था किसी भी लाइंस पे कितनी लाइन, किसी भी चार्ज पे कितनी लाइन शुरू या खत्म होती है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। A पे काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन्स हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि B का मैग्नीट्यूड कम है और A का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो A ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट है। आराम से आप बोल पाएंगे। आई होप ये क्लियर है आपको। आइए अगला प्रश्न, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, कौन सा ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बिहेवियर को जैसे जैसे अपन इससे आगे बढ़ते हैं वो दिखाएगा? आगे क्या, सॉरी O2A जा रहे हैं, मतलब इसकी तरफ जा रहे हैं। तो शीट की फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो दैट वाज σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और मैंने बोला था ये क्या होता है? दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस r। ये शीट से डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, तो आप O पे हो या थोड़ा पास आए या और पास आए, फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी ही नहीं करती, हर जगह सेम रहती है। एक यूनिफॉर्म फील्ड एक साइड पे आएगी, तो यहाँ पे यही ऑप्शन आपका आएगा, ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस बदलने से फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ रहा। याद रखिएगा, पॉइंट चार्ज की फील्ड 1/r² की प्रोपोर्शनैलिटी होती है, लाइन चार्ज की फील्ड 1/r होती है प्रोपोर्शनैलिटी, और ये अपन कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ r होती है। क्लियर है बेटा? तो अगर लाइन चार्ज होता तो फिर उसमें इन्वर्स ग्राफ आता, पॉइंट चार्ज में भी वो इन्वर्स जैसा 1/r² ग्राफ ही दिखता, बट यहाँ कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट, चार चार्ज हैं, एक है पॉजिटिव 8q, एक है नेगेटिव 3q, एक है पॉजिटिव 5q और एक है नेगेटिव 10q। ये एक बंद सतह में क्लोज सरफेस पे रख दिए हैं, तो आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा, या व्हाट वुड बी द नेट फ्लक्स, बेसिकली यहाँ पे अपन कहना चाह रहे हैं व्हाट वुड बी द नेट फ्लक्स। आइडियली देखिए, केवल आउटगोइंग बोलते तो पॉजिटिव पॉजिटिव आप लोगे तो 13 के अकॉर्डिंग आता, बट वो यहाँ पे वैलिड नहीं दिखेगा। सो व्हाट वुड बी द आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू द सरफेस? तो आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा, या नेट फ्लक्स बेसिकली मैं बोलूँ, दैट इज इक्वल टू क्लोज सरफेस पे मुझे गॉस लॉ पता है, दैट इज नेट एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट एनक्लोज चार्ज क्या होगा यहाँ पे, +8 - 3 दैट इज +5 +5 एंड +5 +10 एंड -10 दैट इज 0। देख लीजिए, ये यूनिट की जरूरत नहीं पड़ी, नेट फ्लक्स यहाँ से क्या जाएगा, 0 जाएगा। ऐसे मत समझ लीजिए आउटगोइंग फ्लक्स, वैसे यूजुअली आउटगोइंग का मतलब केवल पॉजिटिव पॉजिटिव भी दुनिया ले लेती है, बट यहाँ इनका मीनिंग नेट फ्लक्स से ही है, और नेट एनक्लोज चार्ज 0 है तो नेट फ्लक्स भी 0 ही होगा। आप खुशी खुशी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका गॉस लॉ पे बेस्ड। ऐसे ही देखिए, गॉस लॉ मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है।
इफ द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, मैंने कल भी आपको कहा था अगर फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो है इसका मतलब अंदर जो भी चार्जेस हैं उन सब का जो सम होगा वो जीरो है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर नेट चार्ज जीरो है, ये आप बोल सकते हो। सो नो नेट चार्ज इज एनक्लोज बाय द सरफेस, ये आप बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस, ऐसा कतई नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस, इस पे भी कमेंट नहीं कर सकते। चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, ये भी श्योरली नहीं बोल सकते। चार्ज माइट बी प्रेजेंट बट नेट चार्ज इज डेफिनेटली गोइंग टू बी जीरो। सो एज पर द ऑप्शंस यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ही है। अगर किसी बंद सतह से क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो है तो उसके द्वारा इनक्लोज नेट चार्ज जीरो होगा, दैट्स फॉर श्योर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 5 चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन एज शोन इन द फिगर। S इज अ गॉसियन सरफेस, दिख रहा होगा आपको। द गॉस लॉ इज गिवन बाय, ये वेक्टर टर्म्स में लिखना चाहिए, E डॉट ds is Q enclosed upon epsilon naught. E on the left hand side have a contribution from Q1, Q5 and Q1, Q5 and Q3. On the RHS will have a contribution from Q2 and Q4 only. E on the LHS of the above equation will have a contribution from all charges, while Q on the RHS will have a contribution from Q2 and Q4 only. तो यही आपको दिख रहा है बेस्ट है। ये जो E है यहाँ पे, ये E आपको पता है किसके कारण है, पांचों चार्ज के कारण है। बट अंदर जब Q लिखेंगे उसमें केवल एनक्लोज चार्ज आएगा Q2 और Q4, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ही आपका सबसे अप्रोप्रिएट देखने को मिलेगा। केवल इनसाइड चार्ज ही टोटल फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, आउटसाइड चार्ज फ्लक्स में, नेट फ्लक्स में क्लोज सरफेस पे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। बट फील्ड सबके कारण क्रिएटेड होती है, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। पहले में देखिए, पहले सरफेस में नेट अंदर चार्ज क्यू है, तो यहाँ फ्लक्स आपको दिख रहा है कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी देखिए आप क्या है, क्यू ही है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी क्या है। तो भाई शेप कुछ अजीब से अमीबा वगैरह कुछ भी बनाते जाओ आप, शेप अजीब से हैं बट सब में चार्ज एनक्लोज सेम है, तो सब में फ्लक्स भी सेम होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, इट इज सेम फॉर ऑल द फिगर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज, ऑल हैव सेम एनक्लोज चार्ज, चार्ज एनक्लोज सेम है तो फ्लक्स भी सेम हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन मुझे लगता है, देखिए एक हॉलो सिलेंडर है जिसमें क्यू चार्ज उसके अंदर है। If phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface B, तो phi flux पूरे सिलेंडर से नहीं है, केवल curved surface से है। Then flux linked with the plane surface A in terms of volt in units of voltmeter will be, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है, चार्ज इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड। अगर चार्ज अंदर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो पहली चीज देखिए, सबसे पहली चीज, मैं क्लोज सरफेस पूरा सिलेंडर बनाऊंगा तो पूरे सिलेंडर के 3 सरफेस हो रहे हैं, 2 ये सर्कुलर सेक्शन और एक कर्व्ड सेक्शन, तीनों मिलके किसके इक्वल होंगे, आप लिखोगे क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस लॉ, जो यहाँ पे हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फाई थ्रू बी आपको गिवन है, फाई है तो यहाँ से फाई ए प्लस फाई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। इतना क्लियर है। अब क्योंकि चार्ज सिमेट्रिकली रखा हुआ है सिलेंडर में, लेट से ऐसे रखा हुआ होता है, फर्ज कीजिए एक ही चार्ज होता, तो यहाँ पे आप बोलोगे जितनी फील्ड लाइंस ए से बाहर निकलेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस सी से भी बाहर निकलेंगी। इसका मतलब ए और सी से फ्लक्स क्या होगा, सिमेट्री के कारण इट वुड बी सेम। और अगर दोनों पे सेम है तो डायरेक्टली आप फाई सी को भी फाई ए लिख देंगे, तो 2 टाइम्स फाई ए इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, फ्लक्स थ्रू ए अपने आप क्या आ रहा है 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। कई एग्जामों में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, आप लोगों को डेफिनेटली कहीं प्रैक्टिस पहले की होगी तो ज़रूर देखा हुआ होगा, इसको ध्यान रखिए। आइए अगला देखते हैं। देखिए 16 क्वेश्चन अपनी बातों बातों में हो चुके हैं। 17वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द गॉस लॉ। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, यस, किसी भी क्लोज सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यस, ये भी सही है। इट इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री, भाई ये गलत काम है। अपने को पता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ वाला जो सेक्शन है वहां पे अपन गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव ही तभी करते हैं व्हेन सिस्टम हैज अ हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री, तो ये स्टेटमेंट आपका फर्जी है। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, ये तो आपको पता ही है। गॉस लॉ कुलम्स लॉ एक दूसरे से डिराइव हो सकते हैं, और गॉस लॉ सही इसीलिए क्योंकि कुलम्स लॉ में 1/r² वाली डिपेंडेंस आती है। अगर कुलम्स लॉ में 1/r² की जगह कुछ और डिपेंडेंस होती तो गॉस लॉ वैलिड नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो वो तो सही है, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन कौन सा है, गलत स्टेटमेंट थर्ड वाला सी ऑप्शन ही है।
नेक्स्ट, अ चार्ज Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 0.1 mm। ये देखिए बहुत एक स्टैंडर्ड सा प्रोफाइल होता है, आप सबको ध्यान होगा। देखिए पहले मैं क्या बना दूं, एक क्यूब बना देते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, बेटर है मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। तो ये क्यूब अपन ने बनाया है, ठीक है। अब एक क्यूब है, ये आप क्यूब इस तरह से बनाते हैं। अब अगर इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है, तो इतना आप सब पढ़े लिखे हैं, आपको सबको पता है टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या होगा, ये आप सब जानते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यदि मेरे से पूछा जाए एक सिंगल फेस से कितना जाएगा, तो आप सबसे पहले देखिए 6 चेहरे हैं, 6 फेसेस हैं, और सेंटर के रिस्पेक्ट में 6 के 6 अगर आप इस कमरे में भी देखें या यहाँ देखें, ऑल 6 फेसेस आर सिमेट्री, तो देयरफॉर सबसे सेम होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 टाइम्स फ्लक्स थ्रू एनी सिंगल फेस, दैट वुड बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू एनी फेस अगर वो परफेक्ट सेंटर पे रखा है, तो आप बोलोगे कितना होगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो वहीं से अपन दिमाग लगा सकते हैं। अब यहाँ क्यू किस में गिवन है, माइक्रोकूलम्स में गिवन है, तो यहाँ पे 10⁻⁻⁶ वाले ऑप्शन के साथ अपन जाएंगे। इतना आप याद रखिए, क्यूब की साइड से कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर सेंटर में क्यूब के रखा है तो सब फेसेस से इक्वल फ्लक्स जाएगा, सिमेट्री से फील्ड लाइंस बनाओगे, हर फेस से सेम नंबर ऑफ लाइंस पेनिट्रेट करेंगी, तो सारे फेसेस से सेम जाएगा, कितना जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कल ही आपको समझाया था, इट ऑलवेज पॉइंट्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज, आराम से आप बोल सकते हैं। अब देखिए कुछ असर्शन रीजन, ये थोड़े लोगों को दुखी करते हैं। द पार्ट ट्रेस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज इज अ फील्ड लाइन, ये गलत है। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे आर नॉट ट्रेजेक्टरीज, इन जनरल दे आर नॉट ट्रेजेक्टरीज ऑफ द चार्ज पार्टिकल। याद रखिएगा, वो ट्रेजेक्टरी तभी होती है जब फील्ड एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करे और इनिशियली या तो चार्ज रेस्ट पे या उसकी वेलोसिटी उस लाइन के अलॉन्ग हो। अदरवाइज क्या होता है, ऐसे मान लीजिए फील्ड ऐसे है, तो एक सेकेंड, ये तो अपने आप लाइन बना दी इसने ऑटो करेक्ट, लेट से लाइक ये सुनेगा नहीं मेरी, रुको, ये आईपैड में ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई चार्ज लेट से रेस्ट पे रखा है, तो सबसे पहले फोर्स इधर लगेगा, तो वो थोड़ी सी वेलोसिटी इधर गेन करेगा, उतनी देर में फोर्स का डायरेक्शन टर्न कर गया, तो वेलोसिटी अब क्योंकि आ चुकी है, अपने इनर्शिया के कारण वो एकदम से टर्न नहीं करेगा, तो उसका पाथ आप देखोगे वो थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा, वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं जाएगा, उसका पाथ थोड़ा सा डिफर करेगा। तो इन जनरल द पाथ ट्रेस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज इज नॉट फील्ड लाइन, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अब फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ, ये भी गलत है, तो यहाँ तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो गए। ऐसा वाला ऑप्शन टिपिकली आपके दे रखा है, असर्शन फॉल्स, रीजन फॉल्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर, ये आपको दिख ही गया, गलत है, आपको पता है कभी कट नहीं करती हैं। रिजल्टेंट फील्ड एट अ पॉइंट इज द सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट। वो सबका वो अलग अलग पॉइंट्स का सुपरपोजिशन कह सकते हैं, तो ये तो अपन कह सकेंगे कि वो आ जाएगा, बट पहला स्टेटमेंट आपका डेफिनेटली यहाँ पे क्या रहेगा, गलत रहने वाला है। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, और यहाँ पे पहला फॉल्स है, तो इसके साथ ऑप्शन यहाँ पे दो ही बच रहे हैं, रीजन भी फॉल्स ही होगा, कि रीजन भी आप ये गलती आ रहा है, रिजल्टेंट फील्ड एट अ पॉइंट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट। अब ये थोड़ा सा डूबियस है, इसको मैं सही भी बोल सकता हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर यहाँ पे ये होना चाहिए, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, बट आर को भी अब फॉल्स ही लेना पड़ेगा, ये मान के ही चल रहा है कि उसके कंटेक्स्ट में ये पॉइंट लिख रहा है। थोड़ा सा डूबियस ये क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं, असर्शन रीजन में थोड़ी सी समस्याएं रहती हैं। याद हमेशा रखिएगा, ये ज़रूर होता है कि मल्टीपल चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन से आएगी। यहाँ ये जो कहना चाह रहा है, ये थोड़ा सा अजीब सा बात कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है दो फील्ड लाइन पैटर्न्स के सुपरपोजिशन से करें, वो सही नहीं होता। फील्ड लाइन पैटर्न दोनों का वैसे ही सुपरपोज होकर एक सिंगल पैटर्न ही बनेगा, दोनों का अलग अलग कभी भी नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्जेस, ये आपके एक सैंपल पेपर से क्वेश्चन है। +8q and -2q are located at x equal to 0 and x equal to L respectively. Okay, 2 point charges are located at x equal to 0, x equal to L respectively. The point on the x-axis at which net electric field is 0 due to these two charges is. अभी आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, देखिए ये इस तरह से बना लीजिए, यहाँ पे +8q रख दीजिए, इसको बोल दीजिए x बराबर 0, यहाँ पे -2q रख दीजिए और यहाँ पे बोल दीजिए x इक्वल्स टू L। अब फील्ड कहाँ पे 0 होगी, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बीच का कोई भी पॉइंट लूँ, तो इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आएगी राइटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज की भी आएगी राइटवर्ड्स, तो 0 से L के बीच में तो संभव ही नहीं है।
यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे फील्ड 0 हो। अब बचते हैं लेफ्ट और राइट के पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे ये भारी चार्ज है, तो अगर इधर कोई भी पॉइंट लूँगा तो यहाँ पे 8Q का फील्ड जो कि अवे होगा और 2Q का टूवर्ड्स होगा, बट क्योंकि 8Q के क्लोजर है और 8Q ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो यहाँ पे भी फील्ड कभी 0 नहीं होगी। 0 होगी तो किधर होगी? अब बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में। यहाँ किसी पॉइंट P पे मान लीजिए, तो 8Q के कारण फील्ड कितनी होगी? इधर लिख दूँ मैं, क्या लिख दें अपन इसको, लेट से कोई भी डिस्टेंस आप मान लीजिए, दिस इज ऑर्डिनेट x। यहाँ आप क्या लिखोगे? k इंटू 8Q बाय एक्स स्क्वायर, और -2Q के कारण इधर होगी, और अगर ये 0 होनी है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और इसका मैग्नीट्यूड आप क्या लिखोगे? k इंटू 2Q, मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ मैं, अपॉन यहाँ आप लिखोगे x माइनस एल का होल स्क्वायर। x माइनस एल मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है x की वैल्यू l से ज़्यादा होगी। अब दोनों को इक्वेट कर दूँ तो k और q तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इज 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको 4 कर दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस एल इज 2 अपॉन एक्स, सो एक्स इज 2x माइनस 2l। ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ से अगर आप प्यार से करेंगे तो x की वैल्यू सीधे सीधे आ रही है, कितनी आ रही है? 12। x इज 12, तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा यहाँ पे? 12। तो x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे फील्ड 0 होगी? वो आप बोलोगे डायरेक्टली दैट इज गोइंग टू बी 12। ओके, नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सैम्पल पेपर का जो बड़ा एम्बिगुअस सा है। मैंने लिया इसलिए कि सैम्पल पेपर में है, बट थोड़ा सा अजीब सा ये क्वेश्चन है। Which statement is true for Gauss law? All the charges whether inside or outside the Gaussian surface contribute to the electric flux। यार अब इसको दोनों तरह समझाया जा सकता है। फ्लक्स में कंट्रीब्यूट तो करते हैं, बट आउटसाइड का ऑटोमेटिकली फ्लक्स 0 हो जाता है। फील्ड में दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्लक्स में यूजुअली अपन ऐसे ही बोलते हैं केवल अंदर वाले ही काम करेंगे, तो ये थोड़ा डूबियस है। आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस, कहीं नहीं डिपेंड करता, इट ओनली डिपेंड्स कि व्हाट इज द एनक्लोज्ड चार्ज। Gauss theorem can be applied to non-uniform electric field. Electric field over the Gaussian surface remains continuous and uniform at every point। यार ये चीज़ तो ठीक है कि ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूस, कहीं वो ब्रेक सडन नहीं आएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस ऐसा लेते हैं कि वो कोई चार्ज को, डिस्क्रीट चार्ज को कभी एनक्लोज नहीं करे। बट कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, ये मुझे मतलब समझ नहीं आता। जो आंसर दिया है सीबीएसई ने 4 दिया है, बट मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं है, इसलिए मैं मेरी ओर से ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जो उन्होंने बोला मान लीजिए, बाकी इसमें ऑप्शंस थोड़े से अजीब से हैं। गॉस थ्योरम आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी अप्लाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप फ्लक्स कैलकुलेट तो करते ही हैं, आप जो क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे ई का एक्स कंपोनेंट वेरिएबल है और वो किसी क्यूब के अंदर एनक्लोज चार्ज निकालते हैं, वो लगा ही रहे हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो ही गई। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, यहाँ पे मैं ज़्यादा कमेंट करने से बचूंगा, बट इन्होंने दिया है, आप इसका ध्यान रखिएगा भाई। उन्होंने 4th आंसर दिया है, क्यों दिया है आई एम नॉट गोइंग टू, मतलब मैं एग्री नहीं करता उनके एक्सप्लेनेशन से। नेक्स्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट विद चार्ज q and weight mg is attached to one end of a string of length L attached to a stationary support. System is placed in a uniform horizontal field E as shown in the accompanying figure. In the presence of the field, the string makes a constant angle theta with the vertical. The sign and magnitude of q। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस तरह से फील्ड में ये ऐसे आ रहा है, तो देखिए इसका क्लियर कट मतलब है कि फील्ड का फोर्स राइटवर्ड्स ही लगा होगा, लेफ्टवर्ड्स लगता तो वो उधर जाता। तो इस पे फोर्स आगे ही लगा है क्यू ई, तो चार्ज पे फोर्स ई के अलोंग लगा है, मतलब ये पॉजिटिव तो है ही। फिर आप देखोगे ये जो फोर्स है दिस इज एम जी, ये एंगल आपको बोला गया है थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, तो टी के कंपोनेंट्स आप करिए, तो टी का जो इधर कंपोनेंट आएगा वर्टिकल में, क्योंकि उससे थीटा एंगल बन रहा है, तो क्या बनेगा? टी कॉस थीटा, और इधर आएगा टी साइन थीटा। अब आप क्या लिखोगे? टी कॉस थीटा मैनेज कर रहा है किसको? एम जी को। टी साइन थीटा मैनेज कर रहा है किसको? क्यू ई को। तो यहाँ से अगर मेरे को चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए तो दोनों को डिवाइड करें, साइन अपॉन कॉस करोगे तो साइन बाय कॉस इज टेन थीटा इज क्यू ई बाय एम जी। तो क्यू की वैल्यू अपने आप क्या निकल के आ रही है? एम जी अपॉन ई टेन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा यहाँ पे? दिस इज एम जी टेन थीटा इंटू ई, सॉरी एम जी टेन थीटा इंटू ई, मतलब मेरे हिसाब से सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, यही ऑप्शन यहाँ पे आएगा। चलिए अगला देखते हैं। If the electric flux entering and leaving an enclosed surface is phi1 and phi2, the electric charge inside। तो देखिए एंटर करने वाली नेगेटिव होती है, लीव करने वाली पॉजिटिव होती है, तो नेट फ्लक्स अगर मैं देखूँ पॉजिटिव में phi2 को बोलूँगा, नेगेटिव phi1 को बोलूँगा, तो ये phi नेट हो गया, और इसको आप लिखोगे q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो enclosed चार्ज लिखेंगे यहाँ पे phi2 माइनस phi1 ओवर एप्सिलॉन नॉट।
ये ऑप्शन मुझे लिखना चाहिए। तो phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये गलती मत करिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लीविंग फ्लक्स इज पॉजिटिव, इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। डाइपोल पी है, यूनिफॉर्म फील्ड ई में रखा है, तो टॉर्क क्या लगेगा, आप सबको कल सिखाया था, टॉर्क इज गोइंग टू बी पी क्रॉस ई। 8 डाइपोल हैं, सब पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ई है, एक क्यूब में रखे हैं भाई, क्यूब के अंदर कितने भी डाइपोल रख दो, डाइपोल में नेट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ोगे 0 हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स नेट एनक्लोज चार्ज 0 है तो 0 ही होगा। 8 क्या 800 रख दीजिएगा, डाइपोल फ्लक्स 0 ही रहेगा। नेक्स्ट, अब ये फील्ड लाइन से अब इसे देख के आपको कमेंट करना है। देखिए, देखते ही क्या समझ आ रहा है, यहाँ देखिए लाइंस की डेंसिटी, यहाँ देखिए लाइंस की डेंसिटी, और यहाँ देखिए, देखते ही समझ आ रहा है बी पे लाइन सबसे छितराई हुई है, तो बी पे स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, तो बी पे स्ट्रेंथ सबसे कम आपको ए के ऑप्शन में दिख रहा है, और ए और सी पे स्ट्रेंथ बराबर है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के साथ अपन जाएंगे। ए और सी पे फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है, और वो बी से डेफिनेटली क्या है, ज़्यादा है, सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, ए और सी पे सेम है और वो बी से ज़्यादा है, बी पे सबसे कम होगा, ये गलती नहीं करें जल्दी जल्दी में, ऐसी मिस्टेक्स ऑब्जेक्टिव्स में हो जाती है। बी पे फील्ड कम है, ए और सी पे ज़्यादा है। अलग एट, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड। एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या होता है एक्सेलरेशन, अभी बात की थी, फोर्स अपॉन मास, फोर्स यहाँ पे दोनों का जो लिखते हैं अपन लिखते हैं क्यू ई। अब फील्ड सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको क्लियर कट पता है, मास के इन्वर्स होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है तो मास के इन्वर्स होगा, मतलब रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन की जगह पे क्या होगा, सिंपली एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन वुड बी मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑप्शन के साथ बन जाएंगे, जो हल्का होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप किस काम आता है भाई, ये काम आता है चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, ये आपको याद होगा ही। ये हुए अपने 30 क्वेश्चन, तो ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस मैंने लिए आपको समझाने के लिए। प्लीज़ जो भी आपको फीलिंग आई, और भी क्वेश्चंस आप चाहते हैं तो बताइएगा, टाइम मिलेगा तो अपन जो ब्रेक आएगा उसमें और कुछ टेस्ट पेपर्स, सैम्पल पेपर्स के साथ अपन मिलेंगे। तो ये पहले चैप्टर की बात थी, तो आपके फीडबैक के अनुसार ही मैं कल कोशिश करूंगा सेकंड चैप्टर की थ्योरी क्वेश्चंस जो भी है लाने की कोशिश मेरी यही रहेगी, 30 तारीख के पहले आपके सातों चैप्टर्स की पूरी कहानी एक बार थॉरोली रिवाइज करवा दी जाए। सो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।